स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। इन द मीन टाइम लास्ट में जो किया था वो रिवाइज किया था? नो सर। रीकैप करा दीजिए। रीकैप में तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोगों ने पढ़ा नहीं। स्टार्ट करें। तो लास्ट में जो हमने छोड़ा था उस दिन पे, आई थिंक इट वाज वी वर ऑन लाइक वॉइड एग्रीमेंट्स, कि एग्रीमेंट्स आपके कौन कौन से। इससे पहले सर जो ज़्यादा कुछ भी नहीं था, इट वाज ऑन लाइक कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स आपके वैलिड नहीं माने जाएंगे और कौन कौन से एग्रीमेंट्स आपके वर्डेबल इशू होंगे, और बेसिक अदर एसेंशियल नेचर्स के फ्रॉड कब माना जाएगा, और आप टाइम में अगर नहीं करोगे तब कब माना जाएगा। मिस्टेक अगर लॉ की, इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और कंसिडरेशन अगर लॉफुल नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर कंसिडरेशन का कोई पार्ट लॉफुल है, अनलॉफुल है, तब भी वो आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। अगर कंसिडरेशन का अगर पूरा ही कंसिडरेशन अगर आपका अनलॉफुल है तब भी वो वॉइड एग्रीमेंट ही होगा। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लाइक व्हाट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स जो थे। उसके बाद वी वर ऑन लाइक वॉइड एग्रीमेंट्स। तो वॉइड एग्रीमेंट्स में आप लोगों ने 5 पॉइंटर्स पहले ही पढ़ रखे हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़े थे, तो अभी भी पढ़ रखे हैं। व्हाट इज फर्स्ट, इफ मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, जो कि आपका माइनर था, आपका पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और देयर वाज वन मोर पॉइंट, ठीक है, जैसे कि आप एनिमी से करते हो या फिर स्पेसिफिकली लॉ ने बना के हुआ, तो ये उसके ऊपर था। एग्रीमेंट्स मैं यहाँ तक पढ़ लिया था, मैं यहाँ से पढ़ना है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज रिवाइज करा रहा हूँ सर। एग्रीमेंट्स मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि अगर आप दोनों ही मिस्टेक करते हो तो किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। थर्ड वाज एग्रीमेंट्स अंडर द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज अनलॉफुल, जो मैंने आपको बताया। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच इज अनलॉफुल इन पार्ट्स, अगर आपका पूरा ही अनलॉफुल है तब भी आपका वर्ड है, अगर आपका कुछ पार्ट्स में अनलॉफुल है तब भी आपका वर्ड है। नेक्स्ट वाज एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर किसी में कंसिडरेशन ही नहीं है, जो कि आपका एक एसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस में, कि अगर आपका कंसिडरेशन नहीं होगा तो आप किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आपका अनलॉफुल माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर था आपका, जो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस पीरियड, दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। दिस इज नथिंग, अगर आप शादी ना करने के लिए कोई अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर, मतलब माइनर की तो क्योंकि इंडियन लॉ में ही अलाउड नहीं है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड में अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे वैसे ही आपकी वर्ड हो जाती है। बट इसके अलावा अगर आप किसी भी उससे एग्रीमेंट करते हैं आप किसी मैरिज को रोकने के लिए, तो वो आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर आप किसी भी बंदे से या फिर आप किसी से भी अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसके थ्रू आप उसको रोक रहे हैं ट्रेड करने से, ठीक है, आप उसको रोक रहे हैं किसी बिजनेस को करने से, कोई लॉफुल प्रोफेशन करने से, ट्रेड करने से या बिजनेस करने से, किसी भी उस तरीके को काम करने से, तो वो आपका वॉइड एग्रीमेंट
एक्सेप्शन टू दिस इज कि अगर आपने किसी का बिजनेस आपने लिया और आपने उसकी अगर गुडविल परचेज कर ली, तब वो दूसरा वाला बंदा जो है वो आपको, आप जैसे मान लीजिए दो पार्टीज हैं, एक पार्टी है गुडविल, आपको पता है गुडविल क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए ने बी का बिजनेस परचेज किया है, ठीक है, और ए ने जो है बी के बिजनेस के साथ साथ उसने गुडविल भी परचेज की है बी की, ठीक है, तो ए बी के साथ में एक एग्रीमेंट कर सकता है कि बॉस क्योंकि मैंने तुम्हारी गुडविल परचेज की है, मैंने तुम्हारा बिजनेस परचेज किया है, तो आप लाइक फॉर इन 10 किलोमीटर के अंदर अंदर फॉर एग्जांपल, ठीक है, और लाइक फॉर एग्जांपल आप 2 सालों तक आप कोई भी ट्रेड नहीं करोगे, तो कोई ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, तो अगर वो ऐसा कुछ एग्रीमेंट होता है तो वैलिड होता है, ठीक है, वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा, ठीक है। So this is or what is agreement in restraint of trade. Third one is agreement in restraint of legal proceedings. Basically अगर आप किसी से एग्रीमेंट करते हो कि आप लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करोगे उसके अगेंस्ट में, ठीक है, कोई भी चीज है। हाँ जी, कुछ नहीं बताइए सर। आपने कहा कि एग्रीमेंट में नहीं आएगा ट्रेड वाले में, अगर आप गुडविल परचेज कर लेते हो तो, बट उसमें आएगा क्या फिर? सर। मान लो मैं आपसे एक एग्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, आपकी मेरी गुडविल परचेज नहीं हुई है और मैं आपको काम नहीं करने देता, एक जगह पे मैंने बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है और आप आके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो और मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लूँ, फोर्सफुल एग्रीमेंट, जो कि अनलॉफुल हो जाएगा क्योंकि आप लीगल प्रोफेशन कोई भी चूज करना चाहते हो, बट मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं आपको करने नहीं देता, वो आएगा उसके अंदर। या आप मेरे को करने नहीं देते बिकॉज आप मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हो या मैं मोनोपोली क्रिएट करना चाहता हूँ, वो आएगा उसके अंदर। या आप एग्रीमेंट नहीं करने देना चाहते उससे और आप उसको बिजनेस नहीं करने देना चाहते। एवरी एग्रीमेंट जो कि किसी को भी ट्रेड करने से अगर रोकता है, कि कोई भी लीगल लॉफुल प्रोफेशन करने से रोकता है, ट्रेड करने से रोकता है या बिजनेस करने से रोकता है या फिर एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, वो आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। आप किसी को भी कोई भी काम करने से नहीं रोक सकते अनलेस एंड अनटिल वो अगर आपका गुडविल परचेज करके अगर आप कर, क्योंकि बिकॉज आपने अगर किसी की गुडविल परचेज की है तो आपने उसकी गुडविल के लिए पैसे दिए हैं, अगर आप वो मना करते हो तो वो आपका लॉफुल माना जाता है, वो आपका वैलिड एग्रीमेंट, ठीक है। परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर आप किसी को बोलते हो कि मेरे से एग्रीमेंट कर ले और मैं तेरे अगेंस्ट में ये वाला केस नहीं करूंगा या वो वाली लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा, तो वो वाला एग्रीमेंट भी आपका वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। इसकी दो एक्सेप्शंस होती है। एक जहां पे पार्टीज एग्री करती है कि अगर हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा देन वी विल गो इन आर्बिट्रेशन, और जो हमने एग्रीमेंट में एग्री किया हुआ है आर्बिट्रेशन में जाके जो जीतेगा वो उसको जाके अपना अवार्ड दे देगा। एग्री आर्बिट्रेशन का मतलब होता है इन सम सेंस लीगल प्रोसीडिंग्स। जैसे कि मान लीजिए हम और आप अपने बीच में एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, और हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कि अगर आपने एग्रीमेंट तोड़ा या मैंने एग्रीमेंट तोड़ा तो विल पे ईच अदर 10,000 रुपीज, ठीक है, जो भी कोई भी एग्रीमेंट हो। तो अगर यहाँ पे हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और हमें से कोई भी एग्रीमेंट अगर तोड़ना चाहता है देन वी विल गो इनटू द आर्बिट्रेशन। अगर एक बंदा मना करता है कि नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, तो देन वी विल गो इन आर्बिट्रेशन, और जो आर्बिट्रेशन से डिसाइड होगा वो आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसकी एक्सेप्शन होती है कि अगर आप आर्बिट्रेशन में जाओगे, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच पार्टीज एग्री कि उनका डिस्प्यूट जब आर्बिट्रेशन में जाके सॉल्व होगा तो वो वाला लीगल प्रोसीडिंग्स आप रोक सकते हो उसको करने में, ठीक है, मतलब नॉट इन नॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग्स में जा रहे हो, आप आर्बिट्रेशन में जा रहे हो। Similarly, a contract by which parties agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen or which may arise in future is valid. इसमें कोई डाउट है? सिंपल लैंग्वेज है, but such a contract must be in writing. No, sir. Perfect. Fourth point है agreement the meaning of which is uncertain. आपको मैंने पहले बताया था कि अगर उसका मीनिंग ही uncertain है तो वो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वैलिड ही नहीं होगा, void है। वेजरिंग एग्रीमेंट। सर वेजरिंग एग्रीमेंट होता है जो कि जैसे मान लीजिए आप एग्रीमेंट कोई करते हो ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, इसमें कि अगर कुछ हुआ तो एक बंदा जीतेगा, कुछ नहीं हुआ तो दूसरा बंदा जीतेगा। दिस इज काइंड ऑफ अ लॉटरी जहाँ पे कि विन और लूज दोनों साइड की आपकी पार्टीज पे आपकी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कुछ आया तो मैं जीतूंगा और कुछ नहीं आया तो मैं जीतूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि अगर आज बारिश हुई तो ए ने बोला कि अगर बारिश हुई तो मेरे को मिलेंगे 10,000 और बी कहता है कि नहीं हुई तो मेरे को मिलेंगे 10,000। दिस इज सॉर्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट जो कि आपका सर्टेन नहीं होता, सम ऑफ मनी होता है, दैट इज अपॉन डिटरमिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। तो ये भी आपके जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये आपके इनवैलिड एग्रीमेंट्स होते हैं, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। सेम एसेंशियल्स ऑफ अ वेजर, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। प्रॉमिस आपका कंडीशनल होना चाहिए ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग।
अनसर्टेनिटी होनी चाहिए इवेंट की, 2 पार्टीज होनी चाहिए जिसमें कि एक हारेगा एक जीतेगा। देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइमिंग ऑफ मेकिंग सच एग्रीमेंट एंड पार्टीज शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक। अगर बारिश हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो ठीक है, उनका इसके अलावा इससे ज्यादा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ट्रांजैक्शंस जो कि आपके सिमिलर होते हैं वेजरिंग से, जैसे कि आपकी गैम्बलिंग जो सट्टेबाजी आप कहते हो, लॉटरी ट्रांजैक्शंस, लॉटरी निकलती है नहीं निकलती है, लॉटरी ना इंडिया में वैसे भी आपकी अलाउड नहीं है, ठीक है, तो लॉटरी ट्रांजैक्शंस भी आपकी वॉइड होती है। क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस वो भी आपके वॉइड होते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होती है सर शेयर मार्केट में एक रूल होता है जिसको कि एक सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसका मतलब कि अगर उसका ऊपर भी वो जा सकता है और वो नीचे भी जा सकता है, ठीक है, आप स्पेकुलेट करके रखते हो। तो एन एग्रीमेंट और अ शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन जहां पे पार्टीज की इंटेंशन है कि वो डिफरेंस को सेटल करें, उसमें ऑप्शंस आते हैं आपके। पुट ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, एक आपका आप जैसे एक ऑप्शन वाली मार्केट होती है और एक आपकी फ्यूचर वाली मार्केट होती है। इन मार्केट्स के अंदर आपकी स्पेकुलेशन चलती है। इन जैसे मान लीजिए ए ने डिसाइड किया हुआ है 100 रुपए और बी ने डिसाइड किया हुआ है 120 रुपए, तो जिसका भी हिट करेगा तो इसमें जो दोनों में डिफरेंस होगा 20 रुपए, वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को दे देगी। ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिकॉज इसके अंदर भी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आपका अनसर्टेन होता है कि हो सकता है कि ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है कि नीचे भी जाएगा, दोनों स्पेकुलेट करेंगे, तो वो ट्रांजैक्शंस भी आपकी इनवैलिड होती है, वॉइड होती है। हॉर्सेस ट्रांजैक्शंस जो घोड़ों की रेस होती है, ये भी इंडिया में अलाउड नहीं है, तो हॉर्सेस कंपटीशन जो है वो भी आपका इनवैलिड होगा, वॉइड होगा। These are the transactions which were some sort of relatable to wagering agreements. अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन कौन कौन सी वैलिड है। चिट फंड, आपके घर में कमिटीज पड़ती होंगी सर, अगर किसी ने नाम सुना हो तो। मम्मियां पैसे देती हैं 5,000 रुपए की, चिट फंड सर वही होता है, कमेटी डालो। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, जो नॉर्मल आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हो कि आपने 100 रुपए का खरीदा और 150 का जब भी पहुंच जाएगा तो आप निकाल दोगे, 80 का जब भी पहुंच जाएगा तो आप बेच दोगे, मतलब लॉस बचाने के लिए, बाकी सारी चीजें करने के लिए। नॉर्मल जो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपकी वैलिड है, वो आपकी इनवैलिड नहीं है। ध्यान रखना, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस इनवैलिड है, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस इनवैलिड नहीं है, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस आपके वैलिड है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पेपर में एग्जामिनर इसी में फंसाएगा, वो आपको स्पेकुलेटिव वर्ड लिख के देगा, स्पेकुलेटिव जहां आ जाए वो आपके ट्रांजैक्शंस इनवैलिड है, वो आपका वेजिंग एग्रीमेंट के सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर है और वो आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, अगर कोई बंदा अपने स्किल्स और अपनी कैपेबिलिटीज के बेसिस पर अगर कुछ भी जीत के लेके आ रहा है तो वो आपकी वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे वो जीत के ला रहा है। ऐसा नहीं उसे तुक्का मार के उसने जीत लिया, नहीं, उसके पास टैलेंट होना चाहिए। जैसे कि आप चेस भी खेलते हो और आप बीच में कुछ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जैसे कि आप अगर आप पजल सॉल्व करते हो इतने से इतने टाइम के अंदर, इतने से इतने टाइम के अंदर, तो वैसे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं वो आपके वैलिड बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये जी सर आप हेडफोन उतार के बोल सकते हैं क्या? क्यों आवाज नहीं आ रही है? सर ऐसी खरखर और ऐसी हवा सी गूंज रही है। फैन चल रहा है पीछे? नहीं फैन नहीं सर, वो अलग ही माइक्रोफोन की होती है ना, हवा पड़ती है ना। इस चक्कर में आपको माइक्रोफोन से आ रही है बात, एक सेकंड, अभी आ रही है? ठीक, बताना अभी ठीक आ रही है? नहीं सर, ऐसी अटक रही है, बीच में आपके शब्द गायब हो रहा है। ऐसा किसी और के साथ भी हो रहा है, फिर आपके साथ ही हो रहा है? आई थिंक माइट बी पॉसिबल कि आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आपके साथ, सबके साथ हो रहा है ये प्रॉब्लम, सबको ही आ रही है? नो सर, ठीक है। कनक, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं वापस ज्वाइन कर, आप एक बार वापस जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप सभी लोग करवाते हैं, तो इंश्योरेंस के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है, वहाँ पे एक इंश्योरर होता है, एक इंश्योरी होता है, बिकॉज यहाँ पे भी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट आपका अनसर्टेन होता है, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि यार यहाँ पे भी तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग अनसर्टेन है, बट यहाँ पे आप वो दे रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो और प्रीमियम के बदले में आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो आप पहले कुछ दे रहे हो उसके बाद में आपको कुछ मिलता है। और ये बिकॉज और बेसिकली क्या होता है कि आपकी सेफ्टी के लिए, वहाँ पे भी आपकी कोई सेफ्टी नहीं है वेजिंग एग्रीमेंट के अंदर, इसीलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आपका वैलिड माना जाता है और वेजिंग एग्रीमेंट आपका इनवैलिड माना जाता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस हैं, पढ़ लेना व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड व्हाट इज योर वेजिंग एग्रीमेंट, और मैं भी पढ़ा देता हूं।
कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल चीजें। सर वेजिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? सॉरी सर, वेजिंग एग्रीमेंट। यही ठीक है। एक्चुअली पूरा ऊपर से नीचे तक वेजिंग एग्रीमेंट ही तो पढ़ रहे थे। देखो वेजिंग एग्रीमेंट क्या होता है, जहाँ पे दो पार्टीज है, फॉर एग्जांपल ए और बी, ठीक है, दोनों ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है एंड दैट एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। ये वर्ड ध्यान रखना, अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। पे मनी, या तो पैसे देंगे या पैसे के बराबर का कुछ देंगे, ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। ये ऐसा कोई चीज जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। देयर इज कंसिडरेशन बिटवीन द टू पार्टीज, दिस इज जस्ट गैम्बलिंग फॉर मनी। आप कहते हो कि जैसे आप क्रिकेट मैच अगर देखते हो तो आप क्रिकेट मैच में कहते हो कि आज ये वाला प्लेयर इतनी विकेट्स लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। अगर लेगा तो ए बी को दे देगा 10,000, अगर नहीं लेगा तो बी ए को दे देगा 10,000। तो यहाँ पे जो इवेंट है वो अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मनी भी है और मनी की वर्थ भी है। अब यहाँ पे अगर वो हारेगा तो 10,000 देंगे ए, और अगर जीतेगा तो बी देगा 10,000, ठीक है। देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन द टू पार्टीज, देयर इज जस्ट गैम्बलिंग फॉर मनी। यहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को पहले कुछ भी नहीं दे रही है। जैसे आप इंश्योरेंस के केस में अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस वाला आपका, आप पहले प्रीमियम देते हो, उसके अगेंस्ट में अगर आपको गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता है तब आपको कंपनसेशन मिलता है। बट यहाँ पे पहले किसने कुछ भी नहीं दिया, सीधा ए ने बोला कि अगर मैं जीतूंगा तो 10,000 देना, बी ने बोला कि ठीक है अगर मैं जीतूंगा तो मेरे को 10,000 देना। There is no property in case of visiting agreement. There is betting on others' life and properties. तो कोई भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, और बैटिंग होती है दूसरे की जिंदगी पे या किसी और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो मैंने क्रिकेट मैच किया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी आप इस तरीके से लिखे चलो, user has to pay the fixed amount on the happening of an uncertain event. It is void and unenforceable agreement. No such logical calculations are required in case of fixing agreement. They have been regarded as against the public welfare. ये आपकी पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट है। जैसे अगर आपने सुना होगा ना, तो आपको सट्टा सुना होगा, आपने सट्टा लगता है, ठीक है। मटका भी एक गेम होती है। ये मटका, ये जितनी भी गेम्स है ना, जितनी भी आपकी इनवैलिड है, ये सारी की सारी आपकी वेजिंग एग्रीमेंट्स। अभी भी कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो सर आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पे हुआ खत्म, यूनिट 3। इसके बाद समरी है, क्योंकि हमने सारा कुछ बताया था कि आप किस किस के साथ आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। फ्री कंसेंट में क्या क्या होगा, कोर्शन नहीं मान, कोर्शन अगर होगी तो फ्री कंसेंट नहीं है, अंडर इन्फ्लुएंस में फ्री कंसेंट नहीं है, फ्रॉड में नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन में, मिस्टेक में नहीं है। उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हमने यहाँ पढ़ा था। इसके बाद आप एक बार ये क्वेश्चंस करके आना, और अगर डाउट आए तो मेरे को बता देना, ठीक है। और अगर नहीं आए तो देन वी आर गुड टू गो। जैसे ऑर्डिनरी माइनर का एग्रीमेंट जो होता है वो आपका वॉइड एब इनिशियो होता है, कि अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपका वॉइड एब इनिशियो का वो स्टार्टिंग से कंसेंट इज नॉट सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोर्शन से करोगे तब भी नहीं है, अंडर इन्फ्लुएंस से करोगे तब भी नहीं है, फ्रॉड से करोगे तब भी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ दीस, ठीक है। तो आप जहाँ पे कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, द कॉन्ट्रैक्ट इज, मतलब क्या होता है? क्लास में बताया था मैंने, कोर्शन का मतलब होता है सर, जैसे कि आप किसी पे दबाव बना के उससे अगर आप कोई चीज एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं। आप पिछली क्लासों का पढ़ नहीं रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपने पढ़ा है? Question is committing or threatening to commit any forbidden by the Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person with the intention of causing any person into an agreement. आप अगर किसी को धमकी देते हो कि या तो घर बेच दो या फिर आपका घर मैं ले लूंगा, नहीं तो मैं आपके मान लीजिए इसके साथ ही कुछ कर सकता हूँ या उसके साथ कुछ कर सकता हूँ, बेसिकली डरा के धमका के कोई चीज करना या फिर कोई चीज करवाना, वो आपका क्वेश्चन के अंदर होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई स्टॉप शेयरिंग फॉर अ मिनट एंड उसके बाद मैं दोबारा से इसको शेयर करता हूँ आपका नया वाला चैप्टर।
स्क्रीन पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है? यस सर। परफेक्ट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, यहाँ पे इसमें हमें इसमें सिर्फ 15-16 पेजेस पढ़ने हैं और जो भी चीजें हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर थी या फिर हमारे सेकंड यूनिट के अंदर थी, उनका ही थोड़ा सा एलैबोरेटिव पार्ट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब दो पार्टीज अगर एग्रीमेंट में किसी को भी एंटर करती है या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करती है, देन उनकी ऑब्लिगेशंस क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक पार्टी ए ने एंटर किया, दूसरी पार्टी बी है, तो ए की ऑब्लिगेशंस क्या होंगी और बी की ऑब्लिगेशंस क्या होंगी परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस होती है परफॉर्म करने के लिए। तो ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड, मतलब खत्म हो गई, या फिर एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। मतलब दो पार्टीज अगर आपने एंटर किया है तो दोनों पार्टीज या तो परफॉर्म करेगी या ऑफर करेगी कि वो परफॉर्म करेंगी बाद में, यहाँ पे आपका फ्यूचर टेंस आ जाता है ऑफर टू परफॉर्म, ठीक है, अनलेस वो परफॉर्मेंस आपकी या तो खत्म नहीं हुई है या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला कि नहीं करनी, या फिर अगर किसी और लॉ ने कहा कि नहीं। Contract being an agreement enforceable by law creates a legal obligation which subsists until discharged, ठीक है, मतलब आपकी लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करोगे आपकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है जो कि आपको करनी ही पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज नहीं हो जाते। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस और प्रॉमिसेस रिमेनिंग टू बी परफॉर्म्ड इज द प्रिंसिपल एंड मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ डिस्चार्ज। आपने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया, आप डिस्चार्ज हो गए, ठीक है। दैट मींस आपने अपना पार्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो आपके पार्ट में जो चीजें पेंडिंग थी वो आपने कर दी, तो आप उस चीज से आप डिस्चार्ज हो गए, अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी लाइनें वही हैं। तो बेसिक रूल इसकी, प्रोमिसर अपना पार्ट परफॉर्म करेगा और प्रोमिसरी अपना पार्ट परफॉर्म करेगा। Now, what is actual performance? Where a party to a contract has done what he had undertaken to do, or either of the parties have fulfilled their obligations under the contract within the time and the manner prescribed. जो कि मैंने ऊपर भी बताया, जिसका जो पार्ट है आप अपना अपना पार्ट पूरा कर लो, आपकी परफॉर्मेंस कंप्लीट मानी जाएगी। Offer to perform or attempted performance or tender of performance. It may happen sometimes when the performance आपकी ड्यू होती है, तो promiser आपका ऑफर करेगा कि वो परफॉर्म कर देगा इस ऑब्लिगेशन, बट द promisee refuses to accept the performance. promiser तो कह रहा है कि मैं कर देता हूँ आपका अपना प्रॉमिस पूरा, कि जो भी मेरे ऊपर लायबिलिटीज है, जो भी मेरी जो करने की जिम्मेदारी बनती है, that I will do, but promisee कहता है कि नहीं, मैंने करवाना ही नहीं। अब इसके बाद चीजें आती हैं सेक्शन 737 से आती है सेक्शन 38, कि जब एक पार्टी रिफ्यूज कर दे टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी और उसके फिर इम्प्लीकेशंस आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या होंगी। Where a promisor has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, then the promisor is not responsible for non-performance, nor does thereby lose his rights under the contract. मतलब अगर ए ने तो बोला कि मैं परफॉर्म कर देता हूँ, बी मना कर देता है कि मेरे को परफॉर्म नहीं करवाना है, तो अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं होती है, then A will not be liable और A का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म भी नहीं होगा। एंड इफ इन केस इससे अगर A को कुछ लॉसेस होते हैं, then A can go into the court of law and can sue against B कि उसने नॉन परफॉर्म मेरी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं की एंड बिकॉज ऑफ व्हिच मुझे इतने सारे लॉसेस हुए, देन A कैन क्लेम हिज लॉसेस फ्रॉम B, ठीक है। तो अब अगर जैसे B अगर मान लीजिए इसने ऑफर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देन इसमें एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। वो कौन सी कंडीशंस हैं? एक आपका जो ऑफर है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी भी चीज पे बेस नहीं है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये नहीं मिलेगा। मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द पर्सन टू जिसको वो किया है हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what is bound by his promise to do. Basically प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि जैसे मान लो बी असर्टेन कर सके कि ए की कैपेबिलिटी भी है और वो करना भी चाहता है और वो कर भी पाएगा या नहीं पाएगा, तो वो फुलफिल होना चाहिए। अगर तभी भी अगर उसको
एक्सेप्ट नहीं करता उसकी परफॉर्मेंस को, तब ए अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है और बी कैन बी हेल्ड लायबल, अदरवाइज नॉट. If the offer is an offer to deliver anything to promisee, then the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing is offered is the thing which the promisor is bound by his promise to deliver. Basically, अगर promisor promisee को चीज दे रहा है तो वो चीज promisee को पता होनी चाहिए कि ये वही चीज है जो हमने एग्रीमेंट में मांगी थी या नहीं मांगी थी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मांगा कुछ और था और दिया कुछ और था. इसमें कोई डाउट है? सर एक बार तीनों पॉइंट्स को दोबारा एक साथ एक्सप्लेन कर दो. ऊपर से लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मान लो दो पार्टीज हैं, एक पार्टी है ए और एक पार्टी है आपकी बी. ये है प्रोमिसर, ये है प्रॉमिस सी. ठीक है, ए ने बी को बोला मैं प्रॉमिस अपना फुलफिल करता हूँ, बी ने कहा मेरे को करवा नहीं. ठीक है, इस केस के अंदर ए विल नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, बी विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. एंड अगर इसमें ए को कोई डैमेजेस होते हैं तो बी से वो क्लेम कर सकते हैं. ऊपर वाला पॉइंट हो गया ये. अब अगला वाला पॉइंट ये कहते हैं कि ऐसे कोई भी प्रोमिसेस जो होंगे, जैसे मान लीजिए बी अगर रिफ्यूज कर रहा है एक्सेप्ट करने से, तो वो वाले प्रोमिसेस कौन कौन से होने चाहिए, मतलब उसमें 3 कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए. पहला, आपका जो प्रॉमिस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब जो परफॉर्मेंस है आपकी वो अनकंडीशनल, मतलब किसी भी चीज पे बेस नहीं है कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा. पहले पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट है कि जो ए ने जो प्रॉमिस किया ना बी को, आपके यहाँ पे जो ए ने जो प्रॉमिस किया है बी को, वो प्रॉमिस आपका प्रॉपर प्लेस एंड टाइम में होना चाहिए. ठीक है, और इस तरीके का होना चाहिए, मतलब बेसिकली कि ए की कैपेबिलिटी तो हो. जैसे मान लो ए कुछ ऐसा प्रॉमिस कर दे कि उसकी कैपेबिलिटी में ही नहीं है, तो बी तो वैसे रिफ्यूज करेगा ही करेगा ना. इसमें बेसिकली ये है कि बी ये असर्टेन करेगा कि ए ने जो प्रॉमिस किया है वो ए फुलफिल करने के लिए केपेबल था, प्रॉपर टाइम में किया, प्रॉपर प्लेस में किया, रीजनेबल था, और ए कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा. मान लो ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं और तब भी अगर बी मना कर देता है कि मेरे को करवाना ही नहीं है, तो इसमें बी के ऊपर इम्प्लीकेशंस आएंगी, ए के ऊपर इम्प्लीकेशंस नहीं आएंगी. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज बी, जैसे ए ने वही ऑफर किया है जो कि इनके जब प्रॉमिस हुआ था तब एग्री हुआ था. अगर मान लो बी ने मांगा था कि उसको चाहिए 2 किलो भैंस का दूध, और ए लाके दे देता है 2 किलो बकरी का दूध, तो ये तो प्रॉमिस ही नहीं हुआ था ना, ये तो प्रॉमिस हुआ नहीं था. तो अगर ए वाला चीज परफॉर्म करना भी चाहे तो बी उसको रिफ्यूज कर सकता है. बट अगर ए एग्री हुआ था कि 2 किलो भैंस का दूध ही मिलेगा और ए 2 किलो भैंस का दूध ही लाया है, अगर इफ इन केस अगर बी मना कर देता है इस चीज को इस परफॉर्मेंस को करवाने से, then B would be held liable and A would not be held liable. अभी कोई डाउट? नो सर. क्लियर है? आगे बढ़े. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली, मतलब कि अगर कोई पार्टी कुछ पूरा कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म करने से मना कर देती है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं. Section 39 provides that when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he had signified by words or conduct his acquiescence in his continuance. Basically, अगर ए मना कर देता है बी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, तो बी सिंपली जाके मना कर सकता है कि ठीक है मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाना ही नहीं है और आई एम एक्चुअली एंडिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट. देन बी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन क्लेम डैमेजेस. ठीक है, मतलब सर इसमें बी डैमेजेस क्लेम कर सकता है ए से. देखो, in case the promisee decides to continue the contract, he would not be entitled to put an end to the contract on his grounds subsequently. In either case, the promisee would be able to claim damages that he suffers as a result of the breach. ठीक है, जिसके लिए अगर promiser मना कर देता है परफॉर्म करने से, ठीक है, तो तभी तो बी क्लेम करेगा ना. अगर promisee करवाना ही नहीं चाह रहा है तब ए क्लेम करेगा. अगर promiser ही मना कर रहा है कि नहीं मैंने करना ही नहीं है, तो बी क्लेम करेगा इसमें. ओके सर. ओके. By whom a contract may be performed. Section 40, 41 and 42 की contract perform कौन करेगा या कौन नहीं करेगा. By person by whom promise is to be performed. Section 40 के अंदर आता है. If it is appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself,
such promise must be performed by the promisor. In other cases, promisor or his representatives may employ a competent person to perform it. Simple language है, कोई डाउट है तो बता दो, दोबारा बता दो। मतलब अगर प्रॉमिस के अंदर ही जब कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे थे उसके अंदर अगर इंटेंशन ही ये थी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम पे कि प्रॉमिसर ही प्रॉमिस को अपने परफॉर्म करेगा और अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेज सकता, अपनी किसी पार्टी को नहीं भेज सकता, तो उस केसेस के अंदर प्रॉमिसर ही कॉन्ट्रैक्ट आपका परफॉर्म करेगा और कोई पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है? हेलो सर। जी सर, बताइए सर। सर आपकी आवाज ही नहीं आई अब पीछे। दोबारा बोलते। ये सेक्शन 40 कहता है कि प्रॉमिस परफॉर्म कौन करेगा। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 40 अगर जब दो बंदे एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ए और बी, और उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है और बी ये चाहता है कि ए ही परफॉर्म करेगा इस प्रॉमिस को और कोई नहीं करेगा, ठीक है, उसमें इंटेंशन ही यही है और दोनों ने साइन भी किया उस चीज में, तो उस प्रॉमिस को ए ही परफॉर्म करेगा, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता। बट अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक जनरल इन अ वे, तो उसमें ए अपने किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज सकता है कि बॉस ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव और ये प्रॉमिस परफॉर्म करेगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज ही इज कॉम्पिटेंट। अभी यही थी बस, अभी क्लियर है? हाँ सर अब क्लियर है। परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें एनालिसिस है कि प्रॉमिसर खुद भी परफॉर्म कर सकता है, दूसरा उसका एजेंट परफॉर्म कर सकता है। मेरे पर्सन कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द promisor or his representative may employ a competent person to perform it. Legal representative, a contract which involves the use of personal skill or is founded on personal consideration comes to an end on death of the promisor. As regards any other contract, the legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it unless a contrary intention appears from the contract. कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। आगे बढ़े। ये बेसिकली ये कह रहा है कि अगर प्रॉमिसर ने कुछ प्रॉमिस किया था, ठीक है, प्रॉमिसर अगर प्रॉमिस फुलफिल करने से पहले अगर वो एक्सपायर हो जाता है और उसके तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, जैसे कि उसकी सब्सिक्वेंट जनरेशंस भी हो सकती है या फिर उसके एम्प्लॉयर्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर वो कुछ होते हैं तो अगर वो परफॉर्म कर पाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को तो वही परफॉर्म करेंगे, अनलेस एंड अनटिल उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ऐसी कोई क्लॉज डला हुआ या फिर कोई ऐसी कोई पॉइंट डला हुआ जिसमें कि वो उनको कॉन्ट्ररी करते हैं कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पर्सन्स इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन्स, व्हेन ए प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. That is, performance by a stranger is accepted by the promisee. This results in discharging the promiser. मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसी ने बोला कि ठीक है थर्ड पार्टी को परफॉर्म कर देगी, देन आल्सो आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज, तो उस केस में फिर प्रॉमिसी ये कल को डिनाई नहीं कर सकता कि मेरी थर्ड पार्टी मेरे प्रॉमिस परफॉर्म ना करे, उस केस में प्रॉमिसर जो डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट इज परफॉर्मेंस बाय ए स्ट्रेंजर, जो कि मैंने आपको आई थिंक फोर्थ क्लास में बताया था कि परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर क्या होता है। ठीक है, एकदम ही दोनों पार्टी से हटके जो थर्ड पार्टी आ जाएगी वो आपका परफॉर्मेंस परफॉर्म कर सकती है। When a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. कोई सिंपल चीज लिखिए जो ऊपर आपके लिखी हुई है। अगले पॉइंट पे आते हैं, joint promises. When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons must jointly fulfill the promise. If any of them dies, his legal representative must jointly with surviving promisers fulfill the promise. If all of them die, सबके legal representatives आपके promise को fulfill करेंगे। इसमें कोई डाउट है? सिंपल लैंग्वेज। नो सर। आगे बढ़े। Distinction between succession and assignment. Distinction between two legal concepts with succession and assignment may be noted carefully when the benefits of a contract are succeeded to by the process of law. Word को ध्यान रखना, are succeeded to by the process of law. Then both burden and benefits
attaching to the contract may sometimes devolve on the legal hire. Suppose the son succeeds to the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debts and liabilities of his father owed during his lifetime. But if the debts owed by his father exceeded the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess. So this is called succession. In other words, the liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by the extent of the property inherited by him. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. एक बार बता दो सर. ठीक है सर. इसमें क्या है बेसिकली दो तरीके से आप इसमें डिस्टिंक्शन बता रहे हैं कि सक्सेशन क्या होगा और असाइनमेंट क्या होगा. ठीक है. सक्सेशन होता है जब बेनिफिट्स हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के आर सक्सीडेड टू बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. फॉर एग्जांपल जैसे इस एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो एक फादर है, उसका एस्टेट्स का बिजनेस है, रियल एस्टेट का उसका बिजनेस है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो बेटा है ठीक है वो ऑटोमेटिकली सक्सेसर बन जाएगा. तो उसके ऊपर बोथ बर्डन और बेनिफिट्स जो भी अगर उसके फादर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रखा था तो बेटे के ऊपर दोनों चीजें आएंगी. बर्डन भी आएगा बेटे के ऊपर और बेनिफिट्स भी आएंगे. ठीक है. बट उस केसेस के अंदर बर्डन सिर्फ उतने तक ही आएंगे जितने तक उसने बेनिफिट इनहेरिट किया. फॉर एग्जांपल कर्जा तो हो गया 10,000 का, मोटा मोटी बात करूं मैं अगर, या 10 करोड़ का, और एस्टेट उसको मिली 5 करोड़. तो बेटा जो है सिर्फ 5 करोड़ की लायबिलिटी के लिए ही जिम्मेदार है, 10 करोड़ की लायबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगा. मतलब बेसिकली लॉ हमारा कहता है कि जो बाप की जो मिस्टेक थी वो बेटा फुलफिल नहीं करेगा. अगर करेगा तो सिर्फ उतना तक करेगा जितने की उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी या फिर जितने की उसके बाप ने उसको बेनिफिट्स दिए थे. दिस इज कॉल्ड योर सक्सेशन. इन केस ऑफ एन असाइनमेंट जो बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ वही असाइन होते हैं, लायबिलिटीज नहीं होती. मतलब अच्छा खाओ, खराब बाहर निकाल दो. दिस इज बिकॉज when the liability is assigned, a third party gets involved therein. Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. मोटा मोटी सर ये बात लेके चलो. सक्सेशन के केस में बर्डन बेनिफिट दोनों आते हैं, बट बर्डन उस लिमिट तक आएगा जितने लिमिट तक आपके बेनिफिट्स हैं. असाइनमेंट के केस में सिर्फ बेनिफिट्स आते हैं, बर्डन नहीं है. ठीक है. किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. देखो ये वाले टॉपिक्स मैं थोड़ा जल्दी इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है. ये लॉ की लैंग्वेज नहीं है, सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है. इसमें ना कुछ समझाने के लिए ज्यादा है नहीं. आप इसको सिंपल अगर रीडिंग भी मारोगे तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा. इसीलिए मैं यहाँ पे इसको सिर्फ एक लाइन आपके सामने पढ़ रहा हूँ और मैं इसको निकाल रहा हूँ बिकॉज इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि मैं इसको रुक के एग्जांपल्स के साथ इसको समझाऊं. सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल आप पढ़ लेना. अगर फिर भी नहीं समझ में आए मेरे पढ़ाने के बाद और आपके पढ़ने के बाद तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना. Devolution of joint liabilities when 2 or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intent. इसमें कोई डाउट है? सर आपकी आवाज चली गई अभी. सर दोबारा बता दो एक बार. ठीक है, मेरा एक्चुअली सिस्टम हैंग हो गया था. मैं कह रहा हूँ कि जो जॉइंट लायबिलिटीज है ना उसमें मान लीजिए 2 पार्टीज हैं, ए प्लस बी. इन्होंने एक प्रॉमिस किया हुआ सी, तो इन दोनों की जो जॉइंट लायबिलिटी है. अब इसमें पहली बात तो दोनों के दोनों अपनी लायबिलिटीज फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, जितनी जिसके पार्ट पे आ रही है एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर इनमें से मान लीजिए ए एक्सपायर हो जाता है तो ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बी के साथ मिलकर सी की पूरी अपनी लायबिलिटी फुलफिल करेगा. ठीक है, और अगर बी भी मर गया और ए भी मर गया तो ए और बी के करेंगे, और दोनों नहीं मरे तो दोनों करेंगे, और जो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा. इसमें बस यही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं. कोई डाउट है इसके अंदर?
No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. We have seen that section 42 deals with voluntary discharge of obligations by joint promisors, but if they do not discharge their obligation on their volition, what will happen? अगर वो अपनी liability fulfill नहीं करते हैं तो क्या होगा? इस केस में आता है section 43. Any one of joint promisors may be compelled to perform. When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promisors to perform the whole promise. Basically, A और B ने किया था, ठीक है, एक प्रॉमिस किया था C को. A मना करता है मैं नहीं करूंगा, unless and until उस एग्रीमेंट के अंदर यही ना लिखा हो कि दोनों करेंगे. अगर ये लिखा है तो दोनों ही करेंगे, then C आके कंपेल नहीं कर सकता. बट अगर ये नहीं लिखा हुआ, then C B को पूरा लायबल कर सकता है कि पूरा का पूरा प्रॉमिस जो तू परफॉर्म करेगा. ये है या नहीं है इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट डज नॉट मैटर. ठीक है, एनी डाउट एनीबॉडी? No, sir. ओके परफेक्ट सर. यहाँ पे वही है सर कि जैसे मान लीजिए दो जॉइंट कंट्रीब्यूटर हैं और अगर उसमें एक, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक दूसरे को बोल सकता है कि तू पूरा परफॉर्म करता, मैं नहीं. ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो नहीं करवा सकते, अगर नहीं लिखा हुआ तो करवा सकते. उसके बाद में आपकी चीजें जाती हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर और फिर वहां पे जाके आपकी चीजें डिसाइड होती है. इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर. अगर आपका एक जॉइंट प्रोमिसर रिलीज हो जाता है, ठीक है, अब एक ए, जैसे दो पार्टीज थी A + B, और मान लीजिए A परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ पूरे B को परफॉर्म करना पड़ेगा. When two or more persons have made a joint promise, the release of one such joint promisor by the promisee does not discharge the other joint promisor or joint promisors. Either does it free the joint promisors to release from responsibility to the other joint promisor or promisors. बेसिकली अगर C ने A को बोल दिया कि भाई तू मत कर, मैं B से करवा दूंगा, तो वो B को भी ऐसा नहीं है कि B इस जिम्मेदारी से हट गया. या फिर A, B, C तीन थे और D के लिए उन्होंने कहा था, तो D ने अगर बोला कि A नहीं करेगा तो भी मेरा चलेगा, तो B और C नहीं हट सकते. A बोला कि A भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो C नहीं हट सकता. दिस इज योर लाइन. ये जो भी 3-4 लाइनें आपकी जो, कोई डाउट है? सर मतलब सर ये एक बार बताना. सर एग्जांपल पढ़ो. A, B and C jointly promised to pay 9 lakh rupees to D. D ने A को रिलीज कर दिया लायबिलिटी से. In this case, the release of A does not discharge B and C from their liability. D कहता है कि A ना भी देगा तो चलेगा, but B and C को 9 लाख पूरे देने पड़ेंगे. ठीक है, they remain liable to pay the entire amount of 9 lakh rupees to D. And though A is not liable to pay to D, but he remains liable to pay to B and C. That is, he is liable to make the contributions to the other joint promisors. Basically, अगर यहाँ पे D ने A को मना कर दिया कि तुझसे मैं नहीं लूंगा, मैं B और C से रिकवर कर दूंगा, तो अभी B और C की हेडेक है कि वो A से कैसे रिकवर करेंगे, और B और C 9 लाख रुपए D को देंगे ही देंगे. अभी समझ में आया? सर अगर B और C जो कह रहे हैं A ने नहीं किया तो फिर क्या होगा? सर फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जाओ, फिर A, B और C के बीच में जो जॉइंट प्रॉमिस है वो आपके एग्रीमेंट देखना पड़ेगा आपको कि A, B और C के एग्रीमेंट के केसेस में क्या है, और अगर A नहीं देता है तो B and C कैन गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन सू A फॉर द डैमेजेस. ओके सर. ठीक है, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे जॉइंट प्रोमिसर्स. अब मैं आपको बताता हूँ जॉइंट प्रोमिसी. अगर आपके जॉइंट प्रोमिसीज हैं तो उस केस में क्या होगा. When a person has made a promise to two or more persons jointly, ठीक है, then unless a contrary intention appears in the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint life and after the death of any of them, with the representatives of such deceased person jointly with the survivor or survivors. Basically, sir, अगर जैसे पहले आप A और B लेके चल रहे थे, अब आप A और B plus C लेके चल रहे हो, ठीक है, तो A इन दोनों को ले परफॉर्म करेगा, B मर जाता है तो B के रिप्रेजेंटेटिव के लिए परफॉर्म करेगा, C मर जाता है तो C के रिप्रेजेंटेटिव के लिए परफॉर्म करेगा, दोनों मर जाएंगे तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव के लिए परफॉर्म करेगा, अगर दोनों नहीं मरेंगे तो A, B और C के लिए परफॉर्म करेगा. तो आप जस्ट जहाँ प्रोमिसर्स आपके आ रहे थे, यहाँ पे आप प्रोमिसी में ले गए. पहले वहाँ पे प्रोमिसी एक था, प्रोमिसर्स मल्टीपल थे, यहाँ प्रोमिसर एक है, प्रोमिसी मल्टीपल.
ठीक है, कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। कि अगर आप कोई भी प्रॉमिस अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए टाइम प्लेस आप क्या लेके चलते? टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, whereby the promisor is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time। और ये आपका सब्जेक्ट मैटर है सर, ये रीजनेबल टाइम केसेस के अंदर डिफरेंट हो सकता है। आप इसको एक्सक्लूसिव नहीं कह सकते हो कि यही रीजनेबल टाइम हर चीज के लिए होगा। दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द थिंग जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए। ठीक है, अगर आप नीचे पढ़ोगे तो एक्सप्रेशन रीजनेबल टाइम इज टू बी इंटरप्रेटेड having regard to the facts and circumstances of a particular case। केस टू केस आपका डिपेंड करेगा रीजनेबल टाइमिंग, आप एग्जैक्ट टाइमिंग इसमें नहीं बता सकते। जहां पे टाइम स्पेसिफाइड है एंड कोई एप्लीकेशन नहीं बनी हुई है, वहां पे आपको विद इन टाइम ही आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा on a certain day, and the promisor has undertaken to perform it without application by the promise. The promisor may perform it at any time during the usual hours of the business on such day and the place at which the promise ought to be performed। Basically, जहाँ पे कि आपने ये डिसाइड कर रखा था, ठीक है, कि आप इस टाइम में परफॉर्म करोगे, तो प्रॉमिसर उसी टाइम में परफॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर कोई एप्लीकेशन नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग 13 जुलाई को हम लोग 9:30 से 11 की क्लास लेंगे, तो हमारे यहाँ पे 9:30 से 11 की क्लास डिसाइडेड थी, तो मेरे को क्लास 9:30 से 11 के बीच में ही लेनी है। बट आप ये मान लीजिए हमने अगर ये कहा होता कि हम लोग क्लास 13 जुलाई 2021 को लेंगे, बट यहाँ पे कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं था कि कब लेंगे कब नहीं लेंगे, देन आई कैन कम एंड आई कैन टेक क्लास एट एनी टाइम। मेरे को 1.5 घंटे का टाइम निकालना है, वो मैं 1.5 घंटे का टाइम किसी भी टाइम निकालूंगा, बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है, टाइमिंग डिसाइड, मतलब हमारा जो टाइम स्पेसिफाइड है कि मेरे को आज 13 जुलाई को लेना है, तो 13 जुलाई को मैं क्लासेस लेता, ठीक है, आपकी क्लास लेता, बट यहाँ पे आप ये नहीं मुझे कह सकते थे कि 9:30 से 11 के बीच में लेनी पड़ेगी सर। एनी डाउट? ठीक है, I'll take silence as a no। Application for performance for a certain day to be at a proper time and place when a promisee is to be when a promise to perform in a certain day and the promisor has not undertaken to perform it without the application by the promisee, it is the duty of promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hours of the business। सिंपल चीजें सर, पढ़ लो, कोई डाउट नहीं। अगर किसी दिन पे होना है प्रॉमिस, अगर प्रॉमिसर ने नहीं किया है अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, तो प्रॉमिसी प्रॉपर प्लेस एंड यूजुअल आवर्स बताएगा प्रॉमिसर को कि इस टाइम पे आके तुझे परफॉर्म करना है। Days for the performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance। reasonable place में की जाएगी आपकी। The promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at a such place। जहाँ पे place आपके डिसाइडेड नहीं है, reasonable place, जहाँ पे आपका टाइम डिसाइडेड नहीं है, reasonable time, जहाँ पे दोनों डिसाइडेड है, उस प्लेस पे और उस टाइम पे आपको करना पड़ेगा, आप उससे हट नहीं सकते हो। अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस इन मैनर। थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है? और ये यहाँ पे देखो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस आपका डिसाइडेड है, ठीक है, तो आपको उसी टाइम पे करनी पड़ेगी और उसी प्लेस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका रीजनेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लेस फिक्स नहीं है सर, ये देखो नो प्लेस फिक्स, ठीक है, इसीलिए रीजनेबल। अगला पॉइंट है इन मैनर एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय द प्रॉमिसी। बेसिकली जिस तरीके से कहा गया है ये फुलफिल करना है, उसी तरीके से फुलफिल करना पड़ेगा, आप उस तरीके से हटके नहीं कर सकते। इन सच ए मैनर एट एनी टाइम द प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शंस। इसमें अभी तक कोई भी डाउट वो तो बता दो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Performance of reciprocal promise। Promises are not bound to perform unless reciprocal promise already
एंड विलिंग टू परफॉर्म। मतलब एक ने एक प्रॉमिस किया था, दूसरे ने बोला कि दूसरा प्रॉमिस कर दिया, तो प्रॉमिसर तब तक नहीं करेगा जब तक रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला परफॉर्म करने के तैयार ना हो। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, no promiser needs to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. कोई डाउट है सर? बता। यहाँ पे ये एग्जांपल है आपका सीओडी वाला, कैश ऑन डिलीवरी। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे अमेजोन से कुछ लोग आते हैं सामान लेकर के, तो अमेजोन ने आपको प्रॉमिस किया कि सामान डिलीवर करेगा और आपका प्रॉमिस है कि आप पैसे दोगे सामान रिसीव करते ही। अगर आप प्रॉमिस अपना तोड़ते हो, देन अमेजोन कैन आल्सो रिफ्यूज टू दिस प्रॉमिस, तो नहीं परफॉर्म करेगा। दिस इज दिस थिंग, ठीक है। फिर इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब ही क्या है? सर मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक चीज करके दूंगा, बदले में आप भी मुझे कुछ दो। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको प्रॉमिस किया कि हम आपको क्लासेस देंगे, बदले में आपने प्रॉमिस किया कि आप हमको पैसे दोगे, ठीक है। अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम अपना जो मेरा जो प्रॉमिस है आपका वो वन वे प्रॉमिस है, मतलब स्ट्रेट अवे प्रॉमिस है। आपका जो प्रॉमिस है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, ठीक है। तो अगर आप पैसे देने से मना कर देते हो तो हम क्लासेस देने से मना कर सकते हैं। तो आपका जो प्रॉमिस है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रॉमिसर कैन डिनाई टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अगर प्रॉमिसी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता, एंड इन दैट केस प्रॉमिसर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, कि उसको आप उससे फिर डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकते। ओके सर। अगला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, कि आप किस तरीके से प्रॉमिस आप परफॉर्म करोगे। ये नहीं है ना कि आपने अगर रेसिप्रोकल कर रखा है तो आप सीधा ही जाके बोलो कि हम नहीं कर सकते, या फिर उसने नहीं किया था तो हमने नहीं किया। When the order of performance of the reciprocal promises is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order, and where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires. अगर मान लो ऐसा है कि हम अपनी क्लास का एग्जांपल अगर लेके चले, तो हमारी क्लासेस के अंदर आपने एक चीज देखी थी कि हमारे बीच में एक प्रोमिस था कि हम आपको पहले 2 क्लासेस डेमो देंगे, उसके बाद 3rd क्लास लेने जब आप आएंगे तो पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज एन ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन कि अब जैसे हमने आपको क्लासेस दी 2 डेमो, आप हमारा प्रॉमिस था जब आपको 2 डेमो क्लासेस दे रहे हैं, आपका प्रॉमिस था कि ठीक है 3rd क्लास में आप पेमेंट करोगे, कि आप जो ऑर्डर था ट्रांजैक्शन का फिक्स था। अगर यहाँ पे फिक्स नहीं होता तो हम लोग करते जिसमें कि नेचर ट्रांजैक्शन जो अकर हो, तो हम लोग आपको 1 क्लास देते, 2 देते, 3 देते, चौथी में आप पैसे लेके आ जाते। सो दिस इज लाइक कि जिस तरीके से बोला गया आप उस तरीके से परफॉर्म करो। अगर वो ऑर्डर है तो आप उसी ऑर्डर के हिसाब से परफॉर्म करो, अगर ऑर्डर नहीं है तो आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, फिर आपको उस हिसाब से। सो दिस इज आल्सो सब्जेक्टिव मैटर, क्योंकि आपका फैक्ट्स के एंड केसेस के ऊपर आपके डिपेंड करेगा कि वो ट्रांजैक्शन थी क्या और क्या नहीं थी, जिसके बेसिस पे आपने चीजें की। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है वाले टॉपिक्स, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी निकालूंगा, ठीक। और सिंपल चीज है, लैंग्वेज भी क्रिटिकल नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो बता दो, मैं रुक के फिर समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। अगर आपका एक इवेंट है, उस इवेंट के बेसिस पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होना है और पार्टी अगर उस इवेंट को ही नहीं होने देती, तो किसकी लायबिलिटी बनेगी? When a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from the other party for any loss he may sustain in consequence of the non-performance of the contract. कोई डाउट है? बता दो। बेसिकली ए ने ए को एक प्रॉमिस परफॉर्म करना था, बी को फिर उसके रेसिप्रोकल में प्रॉमिस परफॉर्म करना था। ए ने वो प्रॉमिस ही नहीं कर रहा, या फिर होने ही नहीं दी वो सिचुएशन कि बी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करता, या फिर बी ने सिचुएशन ही नहीं होती थी कि ए अपना प्रॉमिस परफॉर्म करता। तो इस केसेस के अंदर जो भी आपकी पार्टी उस पॉइंट पे खड़ी होगी जिसने जो नहीं कर पाया बिकॉज अदर पार्टी ने वो पहला वाला इवेंट नहीं होने दिया, तो वो दूसरी वाली जो पार्टी है वो डैमेज क्लेम कर सकती है जो नहीं कर पाया। कोई भी डाउट है? सर एक बार दोबारा बता दो।
दोबारा बताया तुमसे, आप और हम है, ठीक है, मैं एक पार्टी और आप दूसरी पार्टी, ठीक है। हाइपोथेटिकल लेके चलना, हमने एग्रीमेंट किया कि मैं क्लासेस दूंगा या फिर हम लोग एएस एडुकेट आपको क्लासेस देंगे और आपने प्रॉमिस किया कि आप उसके बदले में पैसे दे दोगे, ठीक है। हमारा एक प्रॉमिस क्लासेस देने का, दूसरा प्रॉमिस पैसे देने का, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मेरा एक नॉर्मल प्रॉमिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली हम लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपका क्लासेस ही नहीं होगी, ठीक है। उस केस के अंदर आप अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाओगे, या फिर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हो कि आप पैसे ही ना दो, तो उस केस में हम लोग क्लासेस नहीं ले पाएंगे। तो आपने वो इवेंट नहीं होने दिया जिसकी वजह से मेरा प्रॉमिस फुलफिल होता, देन आई एम दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वोइडेबल ऑन माय टर्म्स। अब मैं चाहूं तो बिना पैसे के आपको पढ़ाऊं, या फिर अगर मैं नहीं चाहूं तो बिना पैसे के मैं आपको नहीं पढ़ाऊं, ठीक है। दैट इज वोइडेबल एट द टर्म्स ऑफ माय एंड। एंड दूसरा, अगर मैं ना चाहूं देन आई कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड क्लेम माय डैमेजेस फ्रॉम यू, कि आपने वो इवेंट होने ही नहीं दिया जिसकी वजह से मेरे को प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ता। तो आई कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन क्लेम डैमेजेस अगेंस्ट यू। दिस इज दैट एंटायर थिंग, सेक्शन 53। अभी समझ में आया? मोटा मोटी समझो, दो पार्टी है, एक पार्टी और एक इवेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना, उसके बेसिस पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म होना है। एक पार्टी ऐसे ही उस इवेंट को होने ही नहीं देती, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा ऑन द टर्म्स ऑफ अदर पार्टी, एंड अदर पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द फर्स्ट पार्टी जिसने कि वो इवेंट होने नहीं दिया। कोई डाउट है? नो सर, अब क्लियर है। परफेक्ट है सर। अब बात करते हैं सेक्शन 54, effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promise. When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, and the promise of the promisee promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the other non-performance of the contract. कोई डाउट है इसके अंदर? एक बार अपने तरफ से अपने से पढ़ो और फिर मुझे बताओ अगर कोई डाउट है। Any doubt, anybody? No. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Effect of failure to perform in a time fixed in a contract in which time is essential. Sorry. अगर आपने टाइम पे प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया और उस केस में नहीं किया जहां पे टाइम एसेंशियल था, तब क्या होगा? When a party to a contract promises to do certain thing at or before the specified time and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it is not being performed becomes voidable at the option of the promisee. मतलब टाइम आपने डिसाइड कर रखा था कि आप इस टाइम तक कर दोगे, बट या तो आपने पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया उस टाइम तक, या फिर आपने आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया। तो अगर आपने पूरा नहीं किया या फिर जितना आपने नहीं किया, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिसी के पॉइंट पार्ट पे वो वॉइडेबल होगा। अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। इफ इट इज नॉट इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी दैट टाइम शुड बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल बाय द फेलियर। क्योंकि टाइम एसेंशियल नहीं था तो वॉइडेबल भी नहीं होगा बाय द फेलियर टू डू सच थिंग at or before the specified time, but the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure. जहाँ पे टाइम डिसाइडेड था वहाँ पे टाइम के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा, जहाँ पे टाइम डिसाइडेड नहीं था वहाँ टाइम के अंदर का परफॉर्म नहीं तो करते हो तो चलेगा, बट इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि जानबूझ के डिले कर दो।
अगर जानबूझ के डिले करने की इंटेंशन सामने आ गई और वो अगर पकड़ में आ गई तो promisee can claim damages from the promisor for any such losses जो कि उसको हुए। Any doubt? सर जब टाइम असेंशियल होगा तो अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं तब वो क्लेम कर सकते हैं ना डैमेजेस? यस सर। तो देखो जब टाइम एसेंशियल होगा और प्रॉमिसर अगर आपका वो पूरा नहीं करता है एट दैट टाइम तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना पहली बात तो आपका वोइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसर। प्रॉमिसी चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, प्रॉमिसी नहीं चाहेगा, अगर ये चाहेगा कि ठीक है जितना टाइम बचा है उतने में पूरा कर दे, अगर वो खत्म कर देगा देन ही कैन क्लेम द डैमेजेस। अगर वो खत्म नहीं करेगा देन ही कुड क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, अगर उसको कुछ नुकसान होता है तो, और बाकी के लोग कह सकता है प्रॉमिसर को कि अपना तू काम पूरा कर। ठीक है, इन एनी केस वो क्या वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन। If in case of a contract voidable on account of the promisor's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than agreed, जो कि मैंने आपको अभी बताया। The promisee cannot claim any compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed unless at the time of the acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so. Basically, promisor ने टाइम पे परफॉर्म नहीं किया, प्रॉमिसी ने अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होगा, उसने अपनी इंटेंशन नहीं दिखाई होगी कि अगर आप इसको टाइम पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके हम लोग डैमेजेस क्लेम करेंगे आपसे। अगर वो नहीं लिखा हुआ, इंटेंशन नहीं है उसके अंदर, तो आप डैमेज क्लेम नहीं कर सकते, बट अगर इंटेंशन थी तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते। दैट इज इट, इसके अंदर ये लिखा हुआ। आगे बढ़े। Yes, sir. ये सिंपल वही चीजें लिखी हुई हैं जो ऊपर ब्लॉक के ऊपर पढ़ के आए हो। ठीक है, यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं। आप पढ़ते हैं सेक्शन 55 सॉरी। But ordinarily from an examination of contract it is difficult to ascertain whether time is intended to be the essence by the parties at the time of its formation. In every case the intention is to be gathered from the terms of the contract. मतलब इंटेंशन पकड़ने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स देखनी पड़ेगी कि वो क्या टर्म्स के अंदर वो चीजें हैं या नहीं है। In a mercantile contract, the general rule in this regard is that stipulation as to time, except as to time for payment of money, are essential conditions, since punctuality is of the utmost importance in the business world. Basically, आपको अगर टाइमिंग देखनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया था उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वो नीड थी टाइमिंग या नहीं थी। तो क्योंकि पंक्चुअलिटी इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस होती है आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, तो क्या अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की नीड ही थी पंक्चुअलिटी और टाइम पे कंप्लीट होना तो वो आपका कंप्लीट माना जाएगा। बट अगर उसकी नीड ही नहीं थी, उसमें ये था कि थोड़ा बड़ा डिले हो सकता है, तो वो आपको फिर डिले मानोगे आप उसको, फिर उसमें यू कैन नॉट गो एंड क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, अगला पॉइंट है contract cannot be avoided where time is not essential. If the time is not essential, the contract cannot be avoided on the ground that the time for performance has expired. Basically, promiser को आके ये नहीं बोल सकता कि यार तुमने टाइम पे खत्म नहीं किया तो I am not accepting this contract, क्योंकि वहाँ पे टाइम essential था ही नहीं। ठीक है, तो essential then promisee is only entitled for the compensation from the promisor for any loss जो कि डिले की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम, even where time is essential, the promisee may waive his right to repudiate the contract when the promisor fails to perform the promise within the stipulated time. In that case, he may accept performance at any time other than that agreed. In such events, he cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed. Basically,
अगर मान लीजिए टाइम पे वो चीजें परफॉर्म नहीं हुई है, प्रॉमिसरी कहता है कि ठीक है अभी नहीं हुई, अगले साल आके कर देना, 6 महीने बाद करना, 10 दिन बाद करना, 15 दिन बाद कर देना। तो जो उस टाइम पे जो चीजें फुलफिल नहीं हुई थी, अगर प्रॉमिसरी ने एग्री कर लिया कि ये चीजें बाद में आके कर दी, तो प्रॉमिसरी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द प्रॉमिसर फॉर द थिंग्स दैट वर नॉट परफॉर्म विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट वर अग्रीड अपॉन। एनी डाउट एनीबॉडी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, और इम्पॉसिबल अगर है कुछ करना तो वो ऐसे ही वर्ड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले लॉफुल था बाद में इम्पॉसिबल और अनलॉफुल बन जाता है, तो वर्ड हो जाएगा जैसे वो इम्पॉसिबल और अनलॉफुल बनेगा। ठीक है, तो जब तक वैलिड था तब तक परफॉर्म करोगे, जब तक वैलिड नहीं था फिर परफॉर्म नहीं करोगे। Compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful. If one person promised to do something when he knew or with reasonable diligence might have known and the promisee did not know to be impossible or unlawful, such promiser must make compensation to such promisee for any loss which promisee sustains through the non-performance of the promise. कोई डाउट है तो बता दो। प्रॉमिसर ने कोई ऐसा प्रॉमिस किया जो कि हो ही नहीं सकता, प्रॉमिसी को नहीं पता था, प्रॉमिसी को बाद में पता लगा, तो जो भी प्रॉमिसी को डैमेजेस होंगे वो प्रॉमिस। एनी डाउट एनीवन? No, sir. ठीक है, impossibility of performance may be the two types, namely initial impossibility and second is subsequent impossibility. जहाँ पे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है वो आपका पहले ही वर्ड हो जाएगा क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही वर्ड है। जहाँ पे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है वो आपकी बाद में जब वो इम्पॉसिबल होगा, जब उनको पता लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, अब ये नहीं हो सकता, वो तब से वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जब नोन टू द पार्टीज था, इट वुड बी ऑब्जर्व्ड दैट एग्रीमेंट कंस्टिट्यूटेड quite unknown to the parties may be impossible of being performed and hence void. If अगर known था कि हो ही नहीं सकता तो void है, if unknown था तो जिसको unknown था उसके part में voidable होगा। If known to the promisor at the time of entering into a contract, the promisor alone knows about the impossibility of performance, or even if it does not know, though he should have known it with reasonable diligence, the promisee is entitled to claim compensation. The promisor को अगर पता था, even अगर नहीं भी पता है, but उसकी diligence के हिसाब से उसको पता होना चाहिए था, तभी promisee अपने compensation और अपने damages claim कर सकता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो कि बाद में पता लगती है आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और आफ्टर आपने जब थोड़ा टाइम के लिए चीजें परफॉर्म कर ली, उसके बाद में अगर आपको परफॉर्म ये पता लगता है कि दिस वाज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, तो वो आपका वॉइड हो जाएगा वहां पे, जो क्या पहले ही बढ़ गया है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड द पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किसी को कोई डाउट है? सर रिपीट कर दो एक बार। देखो, दो तरीके के इम्पॉसिबल एक्ट होंगे और अनलॉफुल एक्ट होंगे जो कि इनिशियल से ही होंगे। जैसे कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में एंटर हुआ था तो वो तो आपके स्टार्टिंग से ही वर्ड होंगे। उसके बाद आते हैं सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कि आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, बाकी जो परफॉर्म हो रहा था वो बाद में पता लगा कि लॉफुल है, सॉरी अनलॉफुल है और इलीगल है। तो जब पता लगेगा वो तब से वर्ड हो जाएगा सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, ओके सर। परफेक्ट। अगला पॉइंट है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड आल्सो सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। जहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही है, रेसिप्रोकली प्रॉमिस है फर्स्ट टू डू सर्टेन थिंग्स जो कि लीगल एंड सेकेंडली बाद में आनी है वो वाली चीजें जो कि इलीगल है। द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट द सेकंड इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ऊपर वाली सेम चीज है, जो लॉफुल है उसको करने के लिए आप लायबल हो, जो अनलॉफुल है वो करने के लिए आप लायबल नहीं हो, वो आप इलीगल हो जाएगा, आप नहीं करोगे, वॉइड हो जाएगा। Alternative promise, one branch being illegal. The law on this point is contained in section 58, which says that in case of the alternative promise, one branch of which is legal and other illegal, the legal branch alone can be enforced. मतलब basically यहाँ पे आप ना एक thumb rule पकड़ लो
जो इलीगल है और जो अनलॉफुल है वो होना ही नहीं है, वो वॉइड हो जाएगा और उसको आपको करना ही नहीं है। प्रॉमिस वो करेगा ही नहीं या प्रॉमिस उसको करवाएगा ही नहीं। हम रूल है। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, 1 सेकंड देना सर, पानी थोड़ा सा पी ले फिर उसके बाद स्टार्ट करें। अगला पॉइंट है सर आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, कि आप पेमेंट्स कैसे बांटोगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का आप कह सकते हो, एलोकेशन कह सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अच्छा, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट उस केस के अंदर आएगी जहां पे कि एक बंदे को दो या एक से ज्यादा बंदे को पैसे देने। ठीक है, मेरे डेटर को owing several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt. The payment, if accepted, must be applied accordingly. कोई डाउट है इसके अंदर? जहां पे दोबारा बताना, समझ नहीं आ रहा सर, जहां पे जैसे मान लो मैं कर्जदार हूं और मैंने आपसे 4 तरीके के कर्ज ले रखे हैं। ठीक है, एक घर के लिए ले रखा है, एक गाड़ी के लिए ले रखा है, एक अपने लाइफ के मतलब मान लो कि नॉर्मल खर्चा ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है। ठीक है, मैंने आपसे 3 तरीके के लोन ले रखे हैं, होम लोन और एक कार लोन और एक मेरा पर्सनल लोन। अब मैं आपको पेमेंट करता हूँ। ठीक है, मैं आपको इस एक्सप्रेसली इंडिकेशन देता हूँ कि सर ये वाला जो पेमेंट है ना, ये वाली जो इंस्टॉलमेंट है, ये हाउस लोन की। तो आप मेरे वो जो मेरी पेमेंट है ना, वो मेरे हाउस लोन से कम कर दो। बिकॉज यहाँ पे जो मैंने पेमेंट किया ना, मैंने इंडिकेट किया है कि वो किस चीज के लिए है। ये वर्ड ध्यान देखना, इंडिकेटेड। मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, ये होम लोन की पेमेंट। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट विद डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। जहाँ पे इंडिकेटेड ना हो वहां पर आप क्या करो, where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances जो कि indicate करे to which the debt payment is to be applied, the creditor may apply, ठीक है, आप at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, where its recovery is or not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits. However, he cannot apply the payment to the disputed debt. अब फॉर एग्जांपल कोई वाला एग्जांपल कैरी करके चलो, जहाँ पे मेरे पास तीन आपके क्या नाम है, मैंने आपसे 3 लोन ले रखे हैं। तो जो मैंने पहले केस में आपको बताया था कि सर ये होम लोन की इंस्टॉलमेंट है, तो आपने कहा था ठीक है मैं होम लोन में इसको एडजस्ट कर दूंगा। बट मान लो मैं आपको ये पैसे तो दे देता हूँ, बट मैं आपको ये नहीं बताता कि इंस्टॉलमेंट किस चीज की है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि इंस्टॉलमेंट किस चीज की है, तो वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन को किसी भी में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी होगी, आप होम लोन में एडजस्ट कर दो, वो आपकी मर्जी होगी, वो आप कार लोन में एडजस्ट कर दो, वो आपकी मर्जी होगी, आप पर्सनल लोन में एडजस्ट कर दो। बट अगर आपके मेरे बीच में कोई ऐसा डेट है जो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड मतलब अपने कोर्ट ऑफ लॉ में हम उसके लिए लड़ रहे हैं ये है या नहीं है, आप उसके लिए इसको वो नहीं कर सकते, डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर? ओके सर। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सर वेयर एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। ठीक है, जहां पे कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं कर रही, where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time. ये याद रखना सर, in order of time, मतलब जो लोन पहले लिया था पहले उसको डिस्चार्ज करेंगे, जो बाद में लिया था उसको बाद में डिस्चार्ज करेंगे। Whether they are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits. If the debts are of equal standing, the payment shall be discharged of each proportionately. Same time पे तो आधा कर दो, और नहीं तो टाइमिंग के हिसाब से देखो कि पहला कौन सा लिया था, उसकी पेमेंट में एडजस्ट करो। ठीक है सर? इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है,
अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करना जहाँ पे दोनों पार्टीज आप एग्री कर रही है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। Under this heading, we shall discuss the principles of novation, rescission, and alteration. The law is contained in section 62 to 67. If the parties to a contract agree to substitute the contract for it, or to rescind it, or alter it, the original contract need not to be performed. ठीक है सर, जहाँ पे क्या इसका मतलब क्या, नोवेशन, डिसीजन, अल्टरेशन? सर देखो, ऑल्ट्रेशन का तो मतलब हो गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस कर, रिसेंट का मतलब होता है सर कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को आपने गिव अप कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये आप अगली वाली लाइन में पढ़ो, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लियर मतलब समझ में आएगा। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट may substitute a new contract for the old. If they do so, it will be a case of novation. आपने entirely नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए, नोवेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, पुराना वाला हटा दिया, नया वाला पूरा का पूरा नया। On novation, the old contract is discharged and consequently it need not to be performed. Thus, it is a case where there being a contract in existence, some new contract is substituted for it, either between the same parties or between the different parties, the consideration mutually being the discharge of the old contract. Any doubts sir इसके अंदर? यस सर। ठीक है, रेसिशन का मतलब है सर कि यहाँ पे तो आपने, यहाँ पे आपने किया रिप्लेस, यहाँ पे आपने किया गिव अप, और यहाँ पे आपने किया ऑल्टर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कैंसिल, और अब नए वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया। Is also discharged by rescission when the parties to the contract agree to rescind it. The contract need not to be performed. In the case of rescission, only the old contract is cancelled and no new contract comes into exist in its place. It is needless to point out that the novation also involves the rescission, but novation के केस में आपका नया कॉन्ट्रैक्ट एक्जिस्टेंस में आ जाता है, rescission के केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्जिस्टेंस में नया वाला नहीं आता है, आप सीधा उठा के उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे क्या आप आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस नहीं कर रहे हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें उठा रहे हो, और छोटी छोटी चीजों को आप उसमें ऑल्टरेशन कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो। एनी डाउट सर? सर रिसेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट आ ही नहीं रहा सर। ठीक है सर। ठीक है, अब अगला वाला पॉइंट आपका आता है नोवेशन एंड ऑल्टरेशन। ये इसमें डिफरेंस क्या आएगा अभी ना, क्योंकि आपका अभी अब अगर आप एक चीज देखोगे तो नोवेशन और ऑल्टरेशन लगभग एक ही जैसी चीज है, बट नोवेशन के अंदर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नया आ रहा है, ऑल्टरेशन के अंदर उसी के अंदर छुटपुट चीजें हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं। अब आपको मैं अगर एग्जांपल दूं ना, तो ये जो अभी आपने सुना होगा एग्रीकल्चर लॉ के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट मार्केट में। ठीक है, जो किसान आंदोलन जो चल रहा था अभी, तो किसान आंदोलन उसमें क्या चल रहा है, किसान कह रहे हैं, किसान मांग रहे हैं रेसिशन, दैट इज पूरे के पूरे लॉ को कैंसिल करो, गवर्नमेंट कह रही है ऑल्टरेशन। यस सर। रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। यही हो रहा है, एंड यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन, may be made by changing in the terms of contract, or there may be change in the contracting parties. But in case of alteration, the terms of contract may be altered by mutual agreement by the contracting parties, but the parties to the contract will remain same. ठीक है, novation में contract भी change हो सकता है और parties भी change हो सकती है। Alteration में सिर्फ contract में changes होंगे, छोटे-छोटे जो भी change, not in parties. पार्टीज में चेंज नहीं होगा। ठीक है, विदाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब अगर आपका मैं इस पे लेके चलूं, इन केस ऑफ नोवेशन
It's altogether substitution of new contract in place of the old contract, but in case of alteration, it is not essential to substitute a new contract with any place. उसके अंदर कुछ changes आप करो. Promisee may waive or remit performance of promise. Every promisee may dispense with or remit fully or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time for which such performance may accept instead of any satisfaction which he thinks fit. In other words, contract may be discharged by remission. Basically, अगर promisee agree कर लेते हैं promisor या पे agreement perform नहीं होगा, then promisee can waive his performance of the promise. बात खत्म सर, इतनी सी है इसका. Any doubt? एक बार बता दो सर. No, sir. कम आ रहा. समझ कम आया? एग्जाम्पल पढ़ो सर. A owes B 5 लाख, A ने B को पे कर दिया, and B accepts in satisfaction of the whole debt rupees 2 lakh paid at the time and place at which 5 lakh were paid. Then the whole debt is discharged. A को B को 5 लाख रुपए देने थे. A is not capable to pay 5 lakh rupees. A promiser है, B promisee है. A ने B को 2 लाख रुपए दिए टाइम पर प्लेस पे और बोला कि भाई इतने में सेटल कर लो, मेरे पास बाकी पैसे नहीं है. अगर B ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो B promisee है. अब B 3 लाख रुपए से नहीं मांग सकता, ये समझ लो सर. तो B has remit his performance of the promise. वो अब 3 लाख रुपए नहीं मांग सकता और ये अब 3 लाख रुपए नहीं देगा. ए ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, तो अपना अलग चीज यहाँ पे बी मांग ही नहीं सकता, तो वहां पे बी की परफॉर्मेंस कंप्लीट होगी. तो अब ये कहोगे द होल डेट इज डिस्चार्ज नाउ. नाउ ए कैन नॉट गो टू सॉरी बी कैन नॉट नाउ गो टू ए टू आस्क फॉर 3 लाख रुपीस. एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर, क्लियर. ठीक है सर. अब अगला पॉइंट आता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लीजिए कि ऐसी कोई चीज हुई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल बन गया, ठीक है. अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपको याद हो तो दैट कैन बी टर्मिनेटेड एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, जो कि उसको टर्मिनेट कर सकती है. फॉर एग्जांपल प्रॉमिसर ने गलत बोल दिया, प्रॉमिसी के पार्ट पे अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ठीक है. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसी वॉइड कर देता है तो वो सारे बेनिफिट्स जो कि प्रॉमिसी ने अभी तक लिए थे उस कॉन्ट्रैक्ट से, उसको वो सारे के सारे रिस्टोर करने पड़ेंगे. बेसिकली ए ने, मान लो ए ने कुछ ऐसा काम किया और बी ने बी को वो काम करवाना था, ठीक है. अब वो वॉइडेबल हो गया एट द ऑप्शन ऑफ द बी. या वो बी चाहे तो वो उसको वॉइड कर सकता है, बी चाहे तो उसको वैलिड रख सकता है. तो जब अगर बी उसको वॉइड करेगा ना, तो एनी ऑफ द बेनिफिट व्हिच बी हैज टेकन फ्रॉम ए, ही मस्ट रिस्टोर सच बेनिफिट टू ए जिससे उसने रिसीव किए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा. अदरवाइज वो वाला कॉन्ट्रैक्ट तब तक आपको वॉइड माना नहीं जाएगा. डाउट है कुछ भी? क्लियर है. ठीक है. अगला पॉइंट भी सर यही है, obligations of persons who has received advantage under void agreement or contract that becomes void. When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person जिसने की receive करनी है advantages, ठीक है, under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person जिससे उसने वो receive की. ऊपर वाला नीचे वाला पॉइंट सेम ही लगभग, ठीक है. ऊपर वाला वो उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो कब होगा, और नीचे सेक्शन 69 आपको ऑब्लिगेशन बता रहा है कि उसको करना पड़ेगा, कि उसकी ऑब्लिगेशन है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. एनी डाउट? No, sir. ठीक है. अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन. तो अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी वॉइडेबल हो गया है, ठीक है, और वो आपका रिसाइंड करनी चाहती है एक पार्टी, तो उसको उसी तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिस मैनर में प्रपोजल कम्युनिकेट किया गया था, ठीक है. मान लो बाय पोस्ट किया गया था तो बाय पोस्ट करोगे, बाय फेस टू फेस किया गया तो बाय फेस टू फेस करोगे, ईमेल पे कहा था ईमेल पे करोगे, और नॉर्मल लेटर में कहा था नॉर्मल लेटर. सेक्शन 66 आपका ये कहता है. अगला पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल facilities for performance. If any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his promise,
the promisor is excused by such neglect or refusal or as to any non-performance caused thereby. एग्जाम्पल के तौर पे आसान भाषा में समझो, अगर अप्रेंटाइज सीखना ही नहीं चाहता तो टीचर की लायबिलिटी नहीं है कि वो सिखाए, और अगर आप फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़ना नहीं चाहते तो मेरी लायबिलिटी नहीं है कि मैं पढ़ाऊं, मैं पढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, आपकी लायबिलिटी आप सीखोगे, दैट्स इट। अगर प्रॉमिसी नहीं करवाना चाहता काम तो प्रॉमिसर की लायबिलिटी नहीं होगी कि वो परफॉर्म करे। यहाँ पे सिंपल चीज। कोई भी डाउट? आगे बढ़े। ये भी सिंपल चीज है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से डिस्चार्ज होता है, या तो आप परफॉर्म करके डिस्चार्ज कर दो या फिर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिस्चार्ज कर दो। एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जहाँ पे कि आपको करना था और आपने अटेम्प्ट किया पर वो नहीं हो पाया तो वैसे खत्म। Actual performance is said to have taken place when each of the parties has done what he had agreed to do under the agreement. When the promisor offers to perform his obligation, but the promisee refuses to accept the performance, it amounts to attempted performance or tender. मान लो भाई A ने कहा था कि मैं कर देता हूँ, B ने मना कर दिया, तो A अपनी responsibilities और liabilities से discharge हो जाएगा, and then A will not be held liable to any damages if claimed by B. ठीक है, एक्चुअली परफॉर्म कर दिया दोनों ने अपना अपना पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। दोनों ने अपना अपना पार्ट एक्चुअली परफॉर्म नहीं किया और ए करना चाह रहा था, बी ने नहीं करवाया, तो ए की पार्ट पे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों राजियों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इसमें आएंगे आपके प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन, रेसिशन और ऑल्टरेशन, एंड रेमिशन आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर ये चीज होगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। कोई डाउट? रेमिशन क्या? रेमिशन क्या सर, यहाँ बताते हैं ना भी, यहाँ पे आप अगर कैंसिल कर देते हो, रेमिट कर देते हो, मैंने करना ही नहीं है, वो अगर प्रॉमिस ही कहता है कि मैंने करवाना नहीं। ओके सर, अच्छे समझ आ गया। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मिंग नहीं हो सकता, ठीक है, तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जांपल, अगर आपका लॉ में नहीं अलाउ किया हुआ है, ठीक है, और destruction of the subject matter essential of that performance भी नहीं होगा, non existence of non occurrence of particular state of things, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर वो हो ही नहीं सकता परफॉर्म, इम्पॉसिबल है करने उसको परफॉर्म, तो भी वो डिस्चार्ज है, ठीक है। इसमें फिर किसी की लायबिलिटी कुछ भी नहीं होती अगर वो वैसा ही इम्पॉसिबल है, अगर किसी को नहीं पता था तो फिर बाकी आपको चीज ऊपर से क्रिएट करनी पड़ेगी, किसको पता था किसको नहीं पता था, जिसको पता था उसके पार्ट पे फिर वो डैमेजेस वगैरह जो होंगे वो आप नहीं कर सकते। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल एक टाइम के अंदर आपको खत्म करना था, टाइम खत्म हो गया, बट वो कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा एंड नहीं हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, a contract may be discharged by operation of law which includes by the death of promisor, by insolvency etc. अगर लॉ में अगर ऐसी कोई चीजें लिखी हुई है तो उससे भी वो आपका कैंसिल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है तो दूसरी पार्टी के पार्ट पे वो वोइडेबल होता है, जो कि आपको मैंने बताया था। तो अगर दूसरी वाली पार्टी परफॉर्म नहीं करवाना चाहती, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज बिकॉज़ ऑफ दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला पॉइंट, प्रॉमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जो कि आप ऊपर पढ़ के आ चुके हो। प्रॉमिस अगर चाहे कि वो नहीं करवाना चाहता तो भी आपका प्रॉमिस वो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, वही कि टीचर पढ़ाए और अगर बच्चा ना पढ़ना चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। merger of rights, sometimes the inferior rights and the superior rights coincide and meet in one and the same person. In such cases inferior rights merge into the superior rights on the merger। या फिर पॉइंट इग्नोर ही करते हैं ना, इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं खास, ठीक है। A took a land on lease from B, subsequently A ने purchase करनी that very land, now A becomes the owner of the land and the ownership rights being superior the rights of a lessee। तो आपके इस केसेस के अंदर आपका जो लेसी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाएगा और आप ओनर वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप आ जाओगे, तो लेसी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट? बहुत सिंपल चैप्टर है ये, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल आप मेरी रीडिंग भी अगर दोगे तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म।
ये चैप्टर। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, फिर आज की क्लास रैप अप करते हैं। कल क्लासेस में पढ़ के आओ, और अगर इसमें इस चैप्टर के भी अगर आपके डाउट आते हैं क्वेश्चंस के, तो हम लोग क्वेश्चन भी टेकअप कर लेंगे। और अगर आपको पहले वाले चैप्टर के अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो हम लोग वो भी टेकअप कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं थर्सडे को फिर। बाय सर। बाय बाय।